हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। माय नेम इज लोकेश और मैं आपका लोकी भैया लेकर आ चुका हूं फिर एक और नई क्लास जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन। हेलो एल्केन की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है बच्चों, उन केमिकल प्रॉपर्टीज को आज के लेक्चर में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो हेलो एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टी से रहेगा। तो शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। और लगातार इस चैनल पर आप लोगों के लिए क्लास 12th की क्लासेस आ रही है। तो आप सब, ऐसा नहीं कि आप सब इसको केवल एक इस तरीके से देख रहे हैं कि ठीक है यार आ रही है क्लासेस, पढ़ लेंगे अगर मन किया तो। बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। आप सभी को ईमानदारी से इन एक एक क्लासेस को देखना है, नोट्स बनाने हैं और अपनी क्लास 12th की प्रिपरेशन को अच्छा करना है। ठीक है, क्या आप सभी को ये बात समझ में आ रही है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं? यस या नो? कि आप सभी को मेरी एक एक क्लासेस देख के अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। तो फिर शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो बच्चों, आज की क्लास में हम यहाँ पढ़ने वाले हैं बच्चों, हमारे पास RX एल्किल हैलाइड जिसे कहा जाता है। R का मतलब होता है एल्किल्स ग्रुप और X का मतलब होता है हैलाइड ग्रुप। तो एल्किल हैलाइड की जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो हम पढ़ेंगे, जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो हम पढ़ेंगे। तो हम आज की क्लास में कंप्लीट रिएक्शन मैकेनिज्म, SN1 SN2 एलिमिनेशन, ये सब हम पढ़ेंगे। साथ में फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन भी हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन भी पढ़ेंगे। तो इस तरीके से आज की क्लास को शुरू करते हैं। क्या आप सभी आज की क्लास के लिए तैयार है? जल्दी से कमेंट कर दीजिए, क्या आप सभी आज की क्लास के लिए तैयार हैं? यस या नो? अगर आप तैयार हैं तो फटाक से कमेंट कर दीजिए। शुरू करते हैं फिर आज की क्लास को बिना किसी टाइम की बर्बादी के। यस या नो? चलो, तो सबसे पहले हम यहाँ पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में। आइए देखिए हमारी जो टू बी कवर्ड, आज हम क्या क्या कवर करेंगे। टॉपिक हमारे पास दिए गए हैं। ये पूरे टॉपिक तो कवर नहीं होंगे, लेकिन इसमें से एक फिजिकल प्रॉपर्टी एंड CX बॉन्ड की नेचर, ये वाला पॉइंट हम कवर कर लेंगे। SN1 मैकेनिज्म प्लस स्टीरियो केमिस्ट्री वाला पॉइंट हम कवर कर लेंगे। SN2 मैकेनिज्म प्लस वार्डन इन्वर्जन वाला हम कवर कर लेंगे। तो ये मेनली 3 ही पॉइंट आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे। फिर सॉल्वेंट, लिविंग ग्रुप, न्यूक्लियोफाइल और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये सारी चीजें हम आगे के लेक्चर में कवर करेंगे। तो आज के लेक्चर का जो हमारा टारगेट है वो है ये 3 मेन टॉपिक। तो चले शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट आर हेलो एल्केन्स। पिछले 6 क्लास में बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे कि व्हाट आर हेलो एल्केन और एल्किल हैलाइड, कि हेलो एल्केन क्या होता है और एल्किल हैलाइड क्या होता है। तो लास्ट 6 क्लासों में आपने समझा होगा कि इसका मतलब तो सर RX होता है, यहां पर R का मतलब होता है एल्किल ग्रुप, ठीक है, और X का मतलब होता है हैलाइड ग्रुप या हैलोजन ग्रुप। यस या नो? तो एल्किल ग्रुप और हैलाइड ग्रुप, ये 2 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। यस या नो? अगर मैं इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट की बात करूं, जैसा कि मैंने कहा RX होता है हमारे पास हेलो एल्केन। यस या नो? ठीक है। इस हेलो एल्केन में R एल्किल ग्रुप होता है और X एक हेलोजन होता है, जो कि क्या क्या हो सकते हैं?
फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है और आयोडीन हो सकता है। तो ये तो हम पहले भी पढ़ चुके, जस्ट हम बेसिक रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आओ, अब हमारा शुरू होता है पॉइंट। तो पहला पॉइंट समझिएगा कि CX बॉन्ड इज ए पोलर बॉन्ड बिकॉज कार्बन एंड हेलोजन हैविंग डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यहां पे सबसे पहले हम बॉन्ड नेचर की बात करेंगे। ये जो पहला पॉइंट आपको दिख रहा है, ये किसकी बात कर रहा है? बॉन्ड नेचर, बॉन्ड नेचर की बात कर रहा है। अब बॉन्ड नेचर की बात करें तो जो CX बॉन्ड होता है, जो RX में जो CX बॉन्ड होता है, ये CX बॉन्ड पोलर बॉन्ड होता है, पोलर बॉन्ड होता है। अब पोलर बॉन्ड का मतलब क्या है? पोलर बॉन्ड का मतलब होता है कि इसमें दोनों पर आवेश आंशिक मतलब पार्शियली चार्ज्ड प्रेजेंट होगा, पार्शियली चार्ज प्रेजेंट होगा। सर ऐसा क्यों? समझाता हूं, आओ देखो। हमारे पास समझिएगा CX बॉन्ड नेचर, समझना। अगर मैं आपसे कहता हूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हेलोजन, इन दोनों में से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है? तो किसकी ज्यादा होती है? हेलोजन की। हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। इसीलिए जब CX बॉन्ड बनता है तो X ने अपना एक इलेक्ट्रॉन रखा होता है और C ने अपना एक इलेक्ट्रॉन रखा होता है, पर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ये जो बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन हैं, ये X की तरफ ज्यादा होते हैं। X का अपना खुद का इलेक्ट्रॉन तो होता ही है और C का इलेक्ट्रॉन भी X की तरफ खिसक जाता है। सर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि X हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी C से क्या है? ज्यादा है। तो इसीलिए इसका अपना इलेक्ट्रॉन इसके पास है और इसने ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन और ले लिया, लेकिन ये पूरी तरीके से नहीं लिया, पार्शियली लिया। इसीलिए हेलोजन पे पार्शियली नेगेटिव और कार्बन के अपना इलेक्ट्रॉन इससे चला गया, लेकिन पूरी तरीके से नहीं गया, पार्शियली चला गया। इसीलिए कार्बन पे पार्शियली पॉजिटिव आ जाता है। और इस पार्शियली नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये जो बॉन्ड होता है, ये बॉन्ड कैसा होता है? पोलर होता है। कैसा होता है बच्चों? पोलर बॉन्ड होता है। तो अगर आपसे पूछ ले कि हेलो एल्केन का बॉन्ड कैसा होता है, तो कैसा होता है? पोलर बॉन्ड होता है। क्यों होता है? पार्शियली पॉजिटिव और पार्शियली नेगेटिव चार्ज की वजह से। समझ आया? चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं हम। अगला पॉइंट है हमारे पास, एल्किल हैलाइड undergo nucleophilic substitution, elimination and reaction with metal। एल्किल हैलाइड जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और रिएक्शन विथ मेटल जैसी कुछ रिएक्शन रिप्रेजेंट करता है। तो ये कुछ रिएक्शन रिप्रेजेंट करता है जिनके बारे में आपको यहां बताया गया है। आगे देखना है यहां पे, इन न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन nucleophile attack RX are the living group X minus depart। ध्यान से समझिएगा कि जब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी तो उसमें एक ग्रुप जो यहां से हटेगा और उसकी जगह पे कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा। तो यहां पे होता क्या है ना कि जब न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होती है तो जो CX बॉन्ड होता है उसमें से ये X यहां से हट जाता है और इस C से कोई न्यूक्लियोफाइल आकर जुड़ जाता है। कोई न्यूक्लियोफाइल इस C से आके जुड़ जाएगा, यस या नो? X यहां से हटेगा, जब X हटेगा तो X माइनस के फॉर्म में चला जाएगा, यस या नो?
इस तरीके से कुछ बेसिक पॉइंट है जिनको आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, पर ये वाला पॉइंट तो आपको डिटेल में पढ़ा दिया गया है यहाँ पे, बाकी तो हम आगे चल के पढ़ने वाले हैं। यस या नो? अरे यस या नो? तो इस तरीके से आप ये कुछ बेसिक सी चीजें हैं, ध्यान रखें। आगे चलते हैं फिर नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। आओ, अगली स्लाइड में हमारे पास आता है बेसिक कंसेप्ट। अब बेसिक कंसेप्ट क्या है? वही बेसिक कंसेप्ट जो मैंने आपको लास्ट स्लाइड में लिख के समझाया। क्या कि R मतलब एल्किल ग्रुप, X मतलब हैलोजन, जो कि कुछ ऐसे होते हैं। यस या नो? ठीक है। उसके बाद मैंने कहा कि CX बॉन्ड इज पोलर बिकॉज हैलोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? हैलोजन। इसीलिए यहाँ पे RX बॉन्ड में क्या दिखाई देगा आपको? पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव, जो कि जस्ट आपको यहाँ पे मैंने डिटेल में बता दिया है। यस या नो? तो यही सेम चीज यहाँ स्ट्रक्चर्ड में आपको समझाई गई है प्रॉपर ढंग से। यस या नो? तो यहां से हमने समझा कि बेटा एक्चुअली में इस दुनिया में जो CX बॉन्ड होता है वो कैसा होता है? पोलर बॉन्ड होता है। डन है? सभी बच्चे बताएंगे डन है? समझ आई या नहीं? यस या नो? एक चीज आज मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूंगा, वो ये कि आप सभी एक छोटा सा काम जरूर करें अगर आप सभी को केमिस्ट्री सीखना है। सर वो छोटा सा काम क्या है? सर वो छोटी सी चीज क्या है? तो वो छोटी सी चीज है कि जब आप नोट्स बनाएं और जब आप लेक्चर पूरा देख ले तो कमेंट में मेंशन करें कि आज की क्लास आपको कैसी लगी और आज की क्लास में आपके क्या क्या डाउट रहे। आपके हर एक डाउट का जवाब आपको 24 घंटे के अंदर कमेंट सेक्शन में ही मिल जाएगा। यस या नो? ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं हम। बेटा अगला हमारे पास आता है फिजिकल स्टेट। हम बात करेंगे फिजिकल स्टेट की, या फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर एक पार्ट है जिसे आप कह सकते हो फिजिकल स्टेट। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे, जिसमें हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? फिजिकल स्टेट। सर फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी वो होती है जिसे हम देख के, जिसे हम छू कर, जिसे हम टच करके, महसूस करके बता सकते हैं कि इसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी है। जैसे गर्म है कि ठंडा है, ठोस सॉलिड है कि लिक्विड है, गैस है। यस या नो? हार्ड है या सॉफ्ट है या रफ सरफेस वाला है, क्या है, कैसा है, पाउडर है कि एक क्रिस्टल है, ये सब कुछ हम बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं? ये फिजिकल प्रॉपर्टी है, इसीलिए हम इन सबको बता सकते हैं। तो ऐसी ही फिजिकल प्रॉपर्टी जो मैंने अभी 1 मिनट पहले आपको बताई, इन सभी को डिस्कस करेंगे हम। किसके लिए? हेलो एल्केन के लिए। यस या नो? तो क्या हम शुरू कर सकते हैं? अरे बताइए। चलो फिर करते हैं शुरू। रूम टेम्परेचर की बात करें, रूम टेम्परेचर जानते हो? कमरे का तापमान। आपके कमरे का तापमान कितना होता है? 500 डिग्री, 1000 डिग्री? नहीं। अरे इतना होता तो झुलस जाते, मिट्टी बन जाते। नहीं सर, इतना नहीं होता सर, इतना होना भी नहीं चाहिए। तो कितना होता है? 25 से 27 डिग्री सेल्सियस होता है। अरे 25 से 27 डिग्री सेल्सियस होता है। रूम टेम्परेचर 25 से 27 डिग्री सेल्सियस होता है। यस या नो? तो इसी रूम टेम्परेचर पे जो हेलो एल्केन है वो कैसा दिखेगा? आओ देखते हैं। तो इसी रूम टेम्परेचर पे अगर आप क्लोरोमेथेन ले लो, अगर आप ब्रोमोमेथेन ले लो, अगर आप आयोडोमेथेन ले लो, तो ये आपको गैसियस स्टेट में या गैसीय अवस्था में दिखेंगे। तो ध्यान रखना ये 3 ही है, ऐसा नहीं है भर भर के, ये 3 ही है जो आपको गैसीय अवस्था में दिखेंगे। कौन से टेम्परेचर पे? रूम टेम्परेचर पे। तो रूम टेम्परेचर पे आपको ये तीनों गैसीय अवस्था में दिखेंगे। कौन सी अवस्था में दिखेंगे? गैसीय अवस्था में दिखेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। अरे हाँ या ना, जल्दी बताओ।
क्या आप लोगों को समझ में आया? अरे बोर तो नहीं हो रहे आप लोग? कहीं ऐसा लग रहा हो यार सर आप तो बोर कर रहे हो। नहीं यार, बोर नहीं करेंगे, इसको पढ़ेंगे मजे लेते हुए, ठीक है? चलो आगे नेक्स्ट देखते हैं। अगला आता है हमारे पास अप टू C18, मतलब C18। C18 मतलब जिसमें 18 से ज्यादा कार्बन होंगे, जिसमें 18 से ज्यादा कार्बन होंगे वो हमेशा हमेशा कैसे होंगे? लिक्विड स्टेट में होंगे। देखो लिखा है रिमेनिंग मेंबर्स अप टू C18, रिमेनिंग मेंबर्स अप टू C18 कैसे होंगे? लिक्विड स्टेट में होंगे। तो ये दो चीजें आपको समझ में आई कि ये तीन रूम टेम्परेचर पे गैसियस होंगे, रिमेनिंग मेंबर्स अप टू C18 C18, तो इसके अलावा हमारे पास लिक्विड स्टेट में होंगे और बाकी बच गए जो सॉलिड स्टेट में। यस या नो? ठीक। हायर मेंबर्स ऑर्डरलेस, कलरलेस एंड सॉलिड। तो जो हायर मेंबर्स होते हैं, जो हाई क्लास मेंबर जिसमें ज्यादा से ज्यादा कार्बन होता है, वो ऑर्डरलेस होते हैं, वो कलरलेस होते हैं और वो सॉलिड भी होते हैं। ये तीन कैरेक्टर मेन कैरेक्टर है फिजिकल स्टेट में कि जो हायर मेंबर्स होते हैं वो ऑर्डरलेस, कलरलेस एंड सॉलिड स्टेट वाले होते हैं। एस फॉर सॉलिड, O फॉर ऑर्डरलेस, C फॉर कलरलेस। तो इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं। OCS, SOC, COS कैसे भी याद कर लो, ट्रिक हो जाएगी आपके लिए। यस या नो? ठीक है। नेक्स्ट आते हैं स्टेट चेंज विथ मॉलिक्यूलर साइज एंड चेंज लेंथ। अब अगर बात करें स्टेट की, किसी हेलो एल्केन की स्टेट की, वो कैसे चेंज होती है? मतलब अगर हम कोई 2 कार्बन वाला हेलो एल्केन ले ले, वहीं हम 4 कार्बन वाला ले ले, वहीं हम 5 कार्बन वाला ले ले, अगर हम किसी 2 कार्बन वाले में एक और कार्बन जोड़ दे, फिर एक और कार्बन जोड़ दे, फिर एक और कार्बन जोड़ दे, तो उस समय स्टेट अवस्था में क्या परिवर्तन होगा, क्या चेंज होगा? अगर हम 5 कार्बन वाले किसी हेलो एल्केन को ले लेते हैं और उसमें ब्रांचिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, पहले हम आइसो बनाए फिर नियो बनाए, इस तरीके से हम ब्रांचिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, तब क्या स्टेट में चेंज होगा? तो यही चीजें हम यहां पढ़ने वाले हैं। आओ देखो नेक्स्ट चलते हैं। डेंसिटी, सॉल्युबिलिटी और स्टेट वाला पहले एक बार देख लेते हैं अपन। इसमें बॉन्ड एनर्जी, रिएक्टिविटी, लिविंग ग्रुप। चलो आओ, हाँ समझो। जो हमारी स्टेट होती है ना, जैसे मान लो कि हमारे पास 2 कार्बन का हेलो एल्केन है, ठीक है? वहीं पर 3 कार्बन का हेलो एल्केन है, वहीं पर 4 कार्बन का हेलो एल्केन है, ठीक है? तो हेलो एल्केन्स जैसे जैसे कार्बन की नंबरिंग बढ़ेगी, कार्बन चेन बढ़ेगी, उसकी स्टेट में चेंज होना दिखाई देगा। ध्यान से सुनना, जैसे जैसे कार्बन की संख्या नंबर बढ़ेंगे, चेन की लेंथ में चेंज होगा, वैसे वैसे स्टेट में भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। चलो आओ देखो, डेंसिटी, सॉल्युबिलिटी यहां पे देखेंगे। डेंसिटी की बात करते हैं सबसे पहले। तो डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी क्या होता है सर? डेंसिटी का मतलब होता है कि किसी यूनिट वॉल्यूम में किसी सब्सटेंस का कितना पार्ट प्रेजेंट है, ये डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है। कैसे? आओ देखो। अब चलो वो तो हम फिजिक्स वाली लैंग्वेज में नहीं जाएंगे क्योंकि उनसे हमें काम नहीं है, फिर भी हम चीजें समझते हैं। आओ,
हायर देन कॉरेस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन। हमको क्लास 12th एनसीईआरटी में से केवल डेंसिटी में एक ही लाइन पढ़नी है, और वो क्या है, जो कि इंपॉर्टेंट लाइन है, वो ये है कि हेलो एल्केन की जो डेंसिटी होती है वो हाइड्रोकार्बन से क्या होती है, ज्यादा होती है। वो हाइड्रोकार्बन से क्या होती है, ज्यादा होती है। ऐसा क्यों होता है ये मैं बताऊंगा, आ जाओ समझो। जैसे मान लो कि मैंने 3 परमाणु वाला एक कार्बन है मेन कार्बन चेन में, एक हमारे पास दूसरा कार्बन है, और एक हमारे पास हेलोजन लगा है, ठीक है। और दूसरी तरफ मैंने मान लो 3 कार्बन वाला कुछ ले लिया या 2 कार्बन वाला कुछ ले लिया, मान लो कि 2 कार्बन वाला कुछ ले लिया, ठीक है। ये केवल हाइड्रोकार्बन है, ये क्या है, हाइड्रोकार्बन, ये केवल और केवल हाइड्रोकार्बन है। अब इस हाइड्रोकार्बन की जो डेंसिटी है वो इस हेलो एल्केन से कम है। सर कम क्यों है, आओ समझते हैं। यहां पे 2 कार्बन वाला है, हेलोजन लगा हुआ है, ध्यान से सुनना। अच्छा एक डिटेल में चलते हैं, आ जाओ डेंसिटी की बात करते हैं। डेंसिटी, ध्यान से एक पॉइंट सुन लो आप सभी, डेंसिटी की बात कर रहा हूं, हायर देन कॉरेस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन, दैट्स इट। ये वाला पॉइंट क्या कहता है कि जैसे मान लो कि मेरे पास 2 कार्बन का कोई हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, इसमें सभी जगह पे क्या लगे हुए हैं, हाइड्रोजन, सभी जगह पे क्या लगे हुए हैं, हाइड्रोजन। वहीं पे मेरे पास 2 कार्बन वाला हेलो एल्कीन है, एक जगह हेलोजन है और बाकी सब जगह क्या है, हाइड्रोजन। अब डेंसिटी इसकी ज्यादा होगी और इसकी कम होगी। सर ऐसा क्यों, समझाता हूं। यहां पर तो कुछ स्पेशल हो नहीं रहा, कुछ स्पेशल नहीं हो रहा। अच्छा ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट तो दोनों में ही क्या है, सेम है। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट तो दोनों में क्या है, सेम है। फर्क है यहां एक हाइड्रोजन है और यहां एक हेलोजन है, बस यही फर्क है। अब इस फर्क की वजह से डेंसिटी हेलो एल्केन की ज्यादा क्यों हो गई, आओ देखो। यहां पे केवल हाइड्रोजन है, यहां कोई अलग से कुछ फोर्स नहीं लग रहा है, कुछ स्पेसिफिक चीजें नहीं हो रही है, सब नॉर्मल रहेगा। लेकिन यहां पर हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हेलोजन की और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन की, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से क्या होती है, ज्यादा होती है। ध्यान से सुनो, यहां पर कुछ स्पेसिफिक नहीं हो रहा, यहां पर कुछ स्पेसिफिक नहीं हो रहा, यहां भी कार्बन है यहां भी कार्बन है, यस या नो। फर्क इतना सा है कि यहां हाइड्रोजन लगा है और यहां हेलोजन लगा है। सर इससे क्या फर्क पड़ा, इससे फर्क ये पड़ा कि यहां कुछ स्पेसिफिक नहीं हो रहा, लेकिन यहां पे इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा लगा और ये जो बॉन्ड था वो छोटा हो गया। तो बॉन्ड लेंथ is less as compared to CX bond length। मतलब ध्यान से सुनना, CX बॉन्ड लेंथ, अच्छा ये X गलत लिख दिया बच्चों, यहां CH आएगा, CH आएगा। तो बॉन्ड लेंथ, CX बॉन्ड लेंथ इज लेस एज कंपेयर टू CH बॉन्ड लेंथ। मतलब अगर आप ये वाली बॉन्ड लेंथ की बात करेंगे इसके कंपैरिजन में, तो बॉन्ड लेंथ
bond length is equals to CH less than C greater than CX। मतलब ये बॉन्ड लेंथ छोटी होगी, कम होगी, और ये बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, बड़ी होगी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये बॉन्ड को ज्यादा अट्रैक्शन से खींच के रखेगा, तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। तो बॉन्ड लेंथ छोटी होने की वजह से, देखो मैं वापस समझाता हूं, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा इसमें सेम है, डिफरेंस है इस वाले बॉन्ड लेंथ का और इस वाले बॉन्ड लेंथ का। तो इसमें ये वाला बॉन्ड लेंथ थोड़ा बड़ा है, ये वाला बॉन्ड लेंथ थोड़ा छोटा है, तो बस जितने वॉल्यूम में ये आना चाहिए उससे कम वॉल्यूम में ये आ गया। भले ही वो चाहे बहुत छोटा सा ही फर्क क्यों ना हो, लेकिन फर्क तो फर्क होता है रसायन विज्ञान में। तो यही फर्क इसमें एक अंतर पैदा कर देता है कि इसकी डेंसिटी कम है और इसकी डेंसिटी ज्यादा है। दैट्स इट, बस इतना सा ही डिफरेंस है बच्चों, इससे बड़ा कोई और डिफरेंस नहीं है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। एक बार आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि CX बॉन्ड लेंथ इज नेक्स्ट तो जाना ही नहीं है अपने को, बैक ही चलना है अभी। देखो अब डेंसिटी की बात खत्म है, उसके बाद हम बात करेंगे सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी मतलब इसको हम कहां कहां विलय कर सकते हैं, सॉल्युबल कर सकते हैं, कहां कहां सॉल्युबल है ये, आओ समझते हैं। ध्यान से समझना। स्ट्रोंगर डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन RX मॉलिक्यूल्स। Stronger dipole attraction force between RX molecule insoluble in water and soluble in organic solvent। ध्यान से समझना कि जो हमारा, अच्छा एक मिनट, बाय मिस्टेक समथिंग ये गलत है। ये एक्चुअली ये जो पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है ये इसके लिए है, डेंसिटी के लिए। कि रीजन क्या है, इसका रीजन बता रहा है। रीजन क्या है? स्ट्रॉन्ग डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स CX बॉन्ड के अंदर बिटवीन RX मॉलिक्यूलर की वजह से हाइड्रोकार्बन से हेलो एल्किन की डेंसिटी क्या है? कम है। ठीक है, अब सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं। तो इनसॉल्युबल इन वाटर एंड सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। सर इनसॉल्युबल इन वाटर मतलब ये पानी में नहीं मिलेंगे, पानी में सॉल्युबल नहीं होंगे, पानी में मिला दोगे नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर आप इनको किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में मिला दोगे तो मिल जाएंगे। यस या नो? ठीक है, बस ये बहुत ही बेसिक से पॉइंट है क्लास 12 के लिए। फिजिकल जो प्रॉपर्टीज है उसके अंदर कोई नई चीज या कोई हटके कुछ ऐसा नहीं है इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास एक टेस्ट हम यहां करने वाले हैं, और वो टेस्ट जिसके अंदर हीट करेंगे विथ कॉपर वायर हेलो एल्केन को, RX को हीट करेंगे विथ कॉपर वायर, तो ग्रीन एडेज ब्लू फ्लेम निकलेगी। तो ये जो फ्लेम होती है, ये फ्लेम इस टेस्ट को रिप्रेजेंट करती है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हमारे पास, अगली स्लाइड पे आ जाओ। हम यहां पर नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं बच्चों, हमारे पास है बॉन्ड एनर्जी वर्सेस रिएक्टिविटी। ये भी फिजिकल प्रॉपर्टी में ही आता है, बट ये फिजिकल प्रॉपर्टी रिएक्टिविटी के साथ कनेक्शन दिखाती है। कैसे? आओ समझते हैं। अगर मैं फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करूं तो बॉन्ड एनर्जी एक फिजिकल प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है। बॉन्ड एनर्जी का मतलब होता है कि जो कार्बन और हेलोजन आपस में जुड़े हुए हैं और इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है, जैसे ये कार्बन और हेलोजन आपस में जुड़े हुए हैं और इन दोनों के बीच का ये जो बॉन्ड आपको दिख रहा है, ये बॉन्ड, ठीक है, ये बॉन्ड कितना स्ट्रांग है
ये बॉन्ड एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा। कैसे? अगर ये बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा तो इसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी, बॉन्ड क्लीवेज करने के लिए या बॉन्ड ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी। वहीं पर अगर ये बॉन्ड अगर स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, अगर ये बॉन्ड वीक होगा, तो इसको तोड़ने के लिए, इसको ब्रेक करने के लिए कम एनर्जी चाहिए होगी। तो ये जो बॉन्ड एनर्जी है ये डिपेंड करती है कि बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है या वीक है। यस या नो? ठीक है। अब सबसे पहले अगर हमें बॉन्ड एनर्जी की सीक्वेंस अगर देखनी है तो हमें बॉन्ड वीक है या स्ट्रॉन्ग है उसका सीक्वेंस देखना पड़ेगा। यस या नो? इसका बॉन्ड लेंथ के साथ भी कनेक्शन है। कैसे? समझाता हूं। जैसे एक कार्बन है और ये हमारे पास हेलोजन है। अब ध्यान से समझना, कार्बन और हेलोजन इन दोनों के बीच एक बॉन्ड बन रखा है। अगर ये बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, अब ये बॉन्ड लेंथ इतनी है, ठीक है। अब मैं इसको दूसरा कोई हेलोजन ले लेता हूं, अब यहां तो अभी भी कार्बन ही और आगे भी कार्बन रहेगा, पर मैं कोई एक्स हेलोजन, जैसे मान लो कि कोई भी हेलोजन ले लिया था, उसकी वजह से इतनी बॉन्ड लेंथ आ रही थी। अब मैं कोई और हेलोजन ले रहा हूं, उसकी वजह से अब इतनी बॉन्ड लेंथ आ रही है। अब मैं कोई और हेलोजन ले रहा हूं, उसकी वजह से अब इतनी बॉन्ड लेंथ आ रही है। तो मैंने एक तरफ तो कार्बन ही रखा और दूसरी तरफ हेलोजन रखा। एक हेलोजन ऐसा जिसकी वजह से बॉन्ड लेंथ बहुत ज्यादा आ रही थी, एक हेलोजन ऐसा जिसकी वजह से बॉन्ड लेंथ और कम हो गई, एक हेलोजन ऐसा जिसकी वजह से बॉन्ड लेंथ और भी ज्यादा कम हो गई। तो बॉन्ड लेंथ कम कब हो रही है? जब बॉन्ड कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। अगर बॉन्ड वीक है तो मतलब बॉन्ड लेंथ बहुत ज्यादा होगी। बॉन्ड अगर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है तो बॉन्ड लेंथ और कम हो जाएगी। बॉन्ड और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो बॉन्ड लेंथ और भी ज्यादा कम हो जाएगी। तो जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ कम होती जाती है, इसका मतलब उनके बीच अट्रैक्शन बढ़ता जा रहा है, तो ही बॉन्ड लेंथ कम हो रही है। अट्रैक्शन कम है, बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, अट्रैक्शन ज्यादा, बॉन्ड लेंथ कम, और ज्यादा अट्रैक्शन, बॉन्ड लेंथ और कम। तो जैसे जैसे अट्रैक्शन बढ़ेगी बॉन्ड लेंथ कम होती जाएगी और बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। अट्रैक्शन कम होगी, बॉन्ड लेंथ बढ़ती जाएगी और बॉन्ड वीक होता जाएगा। तो क्या समझ आया? आपको ये समझ आया होगा कि बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड का स्ट्रॉन्ग और वीक होना, ये सब आपस में कनेक्टेड है। यस या नो? ठीक है। आओ इसको एक बार समझते हैं। अगर मैं बॉन्ड एनर्जी की बात करूंगा तो मैं बॉन्ड एनर्जी से पहले बॉन्ड लेंथ की बात करना चाहता हूं। कैसे? आओ, मैं सबसे पहले बॉन्ड लेंथ की बात करना चाहता हूं। अगर मैं आपसे कहता हूं कि हमारे पास बॉन्ड लेंथ जैसे सी और एफ है, सी और सी एल है, सी और बी आर है, सी और आई है, तो यहां पे जितना ज्यादा चारों में कार्बन है, अलग है तो हेलोजन, जिस हेलोजन में अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगी उसका बॉन्ड लेंथ कम होगा। ये अट्रैक्शन किस पे डिपेंड करता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इसका मतलब मेरे को बॉन्ड लेंथ देखने से पहले ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फॉर हेलोजन एलिमेंट। हेलोजन एलिमेंट्स के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर देखना पड़ेगा। अब हेलोजन एलिमेंट की अगर मैं बात करूं तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है, उससे कम क्लोरीन की, उससे कम ब्रोमीन की, और सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है? आयोडीन की। तो जब हम ऊपर से नीचे की तरफ किसी ग्रुप में जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही होती है। यस या नो? ठीक है। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है। अब ध्यान से सुनना,
फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है क्लोरीन से, तो कहां ज्यादा अट्रैक्शन होगा, CF में कि Cl में? CF में कि CCl में? बताओ, CF में कि CCl में? तो सर CF में अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो इसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी, हाँ या ना? इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम होगी। तो बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा होगी, CCl की। क्यों? यहां अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा, बॉन्ड छोटा होगा। यहां इसकी क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो किससे, फ्लोरीन से, तो इसमें अट्रैक्शन थोड़ा कम लगेगा, तो बॉन्ड थोड़ा सा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। वहां ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और भी कम है, तो बॉन्ड और थोड़ा बड़ा हो जाएगा। आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और भी कम है, तो बॉन्ड और भी ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो जैसे जैसे अट्रैक्शन कम होता जाएगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ती जाएगी। अब बॉन्ड लेंथ का हमको एक ऑर्डर मिल गया। अब इस ऑर्डर के बेस पे हम यहां बॉन्ड एनर्जी फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे? जिसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी उस बॉन्ड को ब्रेक करना आसान है या नहीं, बस इतना बता दो। बिल्कुल सर, जिसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी उस बॉन्ड को ब्रेक करना आसान होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम कौन से बॉन्ड को आसानी से ब्रेक कर सकते हैं, जिसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा है। किसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा है, बताओ? CI की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगी तो इसको ब्रेक करना सबसे आसान होगा। यस या नो? किसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम है, सबसे कम बॉन्ड लेंथ? तो सबसे कम बॉन्ड लेंथ है सर CF की। तो CF को ब्रेक करना उतना ही ज्यादा क्या होगा, मुश्किल होगा। तो CF के बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी, तो इसका मतलब बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी होगी, CF की। और सबसे कम एनर्जी किस बॉन्ड को तोड़ने के लिए चाहिए होगी, CI को, क्योंकि इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा है, तो ये आसानी से ब्रेक हो जाएगा। डन है? ठीक है। F में सबसे ज्यादा एनर्जी चाहिए क्योंकि सबसे कम बॉन्ड लेंथ है, फिर इससे थोड़ा बड़ा बॉन्ड लेंथ है CCl का, तो इसीलिए इसको तोड़ने के लिए CF से कम एनर्जी चाहिए, थोड़ी सी कम। इसको और कम एनर्जी चाहिए और इसको और भी कम एनर्जी चाहिए। तो ये इसका सीक्वेंस आ गया। अगर आपसे कोई पूछ ले कि सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी किसकी होती है, तो CF की बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा होती है और CI की बॉन्ड एनर्जी सबसे कम होती है। तो इसका जो सीक्वेंस होगा वो CF सबसे ज्यादा, उससे कम CCl, उससे कम CBr और उससे कम CI। समझ आ गया? तो ये हमारे पास बॉन्ड एनर्जी का एक सीक्वेंस हो गया, जिससे हमें समझ आता है कि कहाँ पे बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है और कहाँ पे बॉन्ड एनर्जी कम है। आराम से इसको समझो, आराम से इसको उतार लो, फिर हम नेक्स्ट। नेक्स्ट अगला हम देखते हैं रिएक्टिविटी। देखो, अगर मैं रिएक्टिविटी की बात करूंगा, जब कोई रिएक्शन होगी तो रिएक्शन में क्या होगा, ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होंगे और न्यू बॉन्ड फॉर्म्ड होंगे। मतलब पुराने बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं कोई भी रिएक्शन में। तो अब आपको बताना है कि कौन सा बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा, क्योंकि जो बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी और जो बॉन्ड आसानी से नहीं टूटेगा उसकी रिएक्टिविटी कम होगी। यस या नो? कौन सा बॉन्ड आसानी से टूटेगा, जिसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा होगी कि सबसे कम होगी, जिसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी कि सबसे कम होगी? तो सब बहुत अच्छे से समझ में आया हमें कि बॉन्ड लेंथ जिसकी सबसे ज्यादा है उसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे कम है, वो आसानी से टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, तो वो आसानी से रिएक्शन कर लेगा। पर सर जिसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम है और जिसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम है उसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा है, उसको तोड़ने के लिए, ब्रेक करने के लिए उतनी ज्यादा एनर्जी चाहिए।
तो वहां पे रिएक्शन उतनी ज्यादा क्या हो जाएगी, मुश्किल हो जाएगी, तो वो रिएक्टिविटी में सबसे कम हो जाएगा। क्या समझ आया? हमें ये समझ में आया कि आर एफ, आर सी एल, आर बी आर और आर आई मतलब फ्लोरो एल्केन, क्लोरो एल्केन, ब्रोमो एल्केन और आयोडो एल्केन में से किसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे कम होगी, किसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे कम होगी। तो आप ऊपर देख चुके हैं, सी आई मतलब आयोडो एल्केन की बॉन्ड एनर्जी सबसे कम होगी। तो इसको तोड़ना आसान है, ब्रेक करना आसान है, रिएक्शन कर लेगा फटाफट से। तो इसका मतलब जो हमारा आयोडो एल्कीन है ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। फिर उससे कम रिएक्टिव कौन होगा, ब्रोमो एल्केन, उससे कम क्लोरो एल्केन और सबसे कम फ्लोरो एल्केन। तो सबसे कम रिएक्टिव या लेस रिएक्टिव फ्लोरो एल्केन और सबसे ज्यादा रिएक्टिव आयोडो एल्केन होता है। सर ऐसा क्यों होता है? बहुत ही अच्छे से मैंने अभी 1 मिनट पहले आप सभी को समझा दिया है। यस या नो? ठीक है। फिर अगर लिविंग ग्रुप की बात करूं, जो ग्रुप यहां से जाने वाला है, जब जब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी तो एक लिविंग, चलो न्यूक्लियोफिलिक पे नहीं जाते हैं, छोड़ो, बाढ़ में जाने दो उसे। अगर मैं आर एक्स की बात करता हूं तो इसमें लिविंग ग्रुप कौन सा होता है, एक्स। एक्स एक लिविंग ग्रुप होता है। यस या नो? अब लिविंग ग्रुप की बात करूं तो कौन सा लिविंग ग्रुप ऐसा है जो सबसे पहले बनेगा, सबसे पहले बनेगा? तो आई माइनस सबसे पहले बनेगा, उससे ज्यादा कम पॉसिबिलिटी है ब्रोमीन माइनस, उससे कम क्लोरीन माइनस और उससे भी कम फ्लोरीन माइनस। सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि रिएक्टिव सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, आर आई, आयोडो एल्केन। तो ये आसानी से हट जाएगा, तो आसानी से आई माइनस बन जाएगा। ये आसानी से नहीं हटेगा, इसके कंपैरिजन में थोड़ा कम मुश्किल से हटेगा, थोड़ा सा मुश्किल से हटेगा। तो ये कम, उससे कम में क्लोरीन, क्योंकि ये और थोड़ा मुश्किल से हटेगा और ये सबसे ज्यादा मुश्किल से हटेगा, इसलिए सबसे लास्ट में रखा गया। तो इस तरीके से लिविंग ग्रुप का भी एक सीक्वेंस आप सभी को बता दिया गया। वीकर सी एक्स बॉन्ड, इजियर बॉन्ड ब्रेकिंग। जो वीक सी एक्स बॉन्ड होगा वो आसानी से ब्रेक हो जाएगा। जो आसानी से ब्रेक हो जाएगा हायर सब्स्टिट्यूशन दिखाएगा और हायर सब्स्टिट्यूशन रिएक्टिविटी दिखाएगा। यस या नो? कौन सा बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो सकता है? तो आयोडो एल्केन वाला ब्रेक हो सकता है आसानी से, तो इसीलिए आई माइनस आसानी से बन सकता है, इसीलिए ये हायर सब्स्टिट्यूशन रिएक्टिविटी दिखाएगा। जबकि ये मुश्किल, बहुत मुश्किलों से क्या करेगा, बहुत मुश्किलों से बॉन्ड ब्रेक होगा। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो आसानी से ब्रेक नहीं होगा, इसीलिए ये लेस रिएक्टिव होगा। कैसा होगा? लेस रिएक्टिव। कैसा होगा ये? लेस रिएक्टिव। ये कैसा होगा बच्चों? लेस रिएक्टिव। तो इस तरीके से हमारे पास ये कुछ पॉइंट्स जो मैंने आज आपको डिस्कस करे, इसको भी आप एक बार कॉपी कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगला हमारे पास आता है बॉइलिंग पॉइंट। अगला हमारे पास क्या आता है? बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? अरे बॉइलिंग पॉइंट होता है जब हम किसी चीज को गर्म करते हैं और वो उबलने लगे और उबलकर उसमें से वाष्प गैस के फॉर्मेट में वो निकलने लगे बाहर, तो वो बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, कि किसी लिक्विड को हमने गर्म किया और वो उबलने लगे, बॉइल होने लगे और किसी एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे वो गैस में बदलना शुरू हो जाए, तो वो बॉइलिंग पॉइंट होगा उस पर्टिकुलर लिक्विड के लिए। डन है? चलो आओ समझते हैं कैसे। हाई इल्ड ऑर्डर की अगर मैं बात करता हूं, चलो ये तो खैर ऐसे ही है, इसको आप हटाओ, मेन पॉइंट समझते हैं। अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करता हूं, एक बार इसको मिटा देता हूं। ये हमारी शिक्षा में बाधा बन रहा है, इसको हटाओ, अजीब सा लग रहा है।
हाँ अब देखो, बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तो बच्चों बॉइलिंग पॉइंट प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर मास। बॉइलिंग पॉइंट प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर मास और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ब्रांचिंग। ब्रांचिंग जो ब्रांचेस बनती है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जिस हाइड्रोकार्बन में जितनी ज्यादा ब्रांचेस होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही कम होगा। ठीक है, तो ये दो मेन पॉइंट है जो बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर को डिफाइन करता है, बॉइलिंग पॉइंट को डिफाइन करता है और इसको समझने में हमारी क्या करता है, हेल्प करता है। चलो आओ इन दोनों के पॉइंट के बेसिस पे इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो समझना मेरी बात ध्यान से, अगर मैं यहां बात करता हूं दोनों तरफ तीनों में आर 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 एल्कीन है, पर एक में आयोडीन लगा है, एक में ब्रोमीन लगा है और एक में क्लोरीन लगा है। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। अच्छा, तीनों में सेम चीज है, तीनों में एल्केन है, आर आर आर, यस या नो, बट तीनों में एक चीज का डिफरेंस है। सर वो क्या डिफरेंस है? तो वो डिफरेंस है तीनों के अंदर एक में आयोडीन लगा है, एक में ब्रोमीन लगा है और एक में क्लोरीन लगा है। तो इस डिफरेंट डिफरेंट एलोजन की वजह से किसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है, आयोडो एल्केन का, ब्रोमो एल्केन का कि क्लोरो एल्केन का? किसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है मुझे बताओ। ऑब्वियसली किसका ज्यादा है, आयोडो एल्केन का मॉलिक्यूलर मास सबसे ज्यादा होगा, जबकि क्लोरो एल्केन का मॉलिक्यूलर मास सबसे कम होगा इन तीनों में, यस या नो। तो जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। सर ये कैसे कह दिया आपने? तो ये मैंने ऐसे कह दिया क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर मास के। तो इसका मतलब भाई, इसका मतलब इससे आसान नहीं हो सकता, और वो क्या है कि हमारे पास आयोडो एल्केन का मॉलिक्यूलर मास सबसे ज्यादा है इन तीनों में, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी सबसे ज्यादा होगा। फिर उससे कम मॉलिक्यूलर मास है ब्रोमो एल्केन का, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट आयोडो एल्केन से कम होगा। फिर ब्रोमो एल्केन का मॉलिक्यूलर मास इस क्लोरो एल्केन से ज्यादा है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, और इसका मॉलिक्यूलर मास इससे तो कम ही है तो इसका कम होगा बॉइलिंग पॉइंट। तो मॉलिक्यूलर मास ज्यादा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, थोड़ा कम मॉलिक्यूलर मास थोड़ा कम बॉइलिंग पॉइंट, थोड़ा और कम मॉलिक्यूलर मास थोड़ा और कम बॉइलिंग पॉइंट। समझ आया? तो इस तरीके से हमें ये सीक्वेंस मिलता है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे हमारे पास CH3 CH2 आयोडीन, आयोडो एथेन है, ये क्या है, आयोडो एथेन। अब आयोडो एथेन और ये क्या है, आयोडो मैथेन। आयोडो एथेन और आयोडो मैथेन, एथेन ज्यादा कार्बन वाला है, ज्यादा बड़ी श्रृंखला है, तो इसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा। मैथेन कम कार्बन वाला है, छोटी श्रृंखला है, इसका मॉलिक्यूलर मास कम होगा। तो इसीलिए आयोडो एथेन का बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि क्या ज्यादा है, मॉलिक्यूलर मास। डन है। अब ब्रांचिंग के बेसिस पे समझने की कोशिश करते हैं। सर कैसे? देखो ब्रांचिंग वाला मैं यहां तो नहीं समझाऊंगा क्योंकि आपको यहां समझ में ही नहीं आएगा, तो ब्रांचिंग वाला तो अपन एक स्लाइड पे समझते हैं। बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ब्रांचिंग। ब्रांचिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कौन, बॉइलिंग पॉइंट।
सर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसका मतलब ये कि जैसे मान लो एग्जाम्पल ले लेते हैं, CS3 CS2 CH2 CH2 CS2 और मान लो यहां पे क्लोरीन है, ठीक है। दूसरा है, इसको थोड़ा सा इधर किसका लेता हूं, उसके बाद नेक्स्ट आता है CS3 CH2, नहीं ये CH हो जाएगा, CH3 CS2 और क्लोरीन। तो कितने कार्बन है देखो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5, और यहां लग गया क्लोरीन। एक हमारे पास है CS3 CH2 और ऊपर नीचे लगा CS3, और ये है हमारे पास Cl। अब अगर आप एक चीज यहां पे नोटिस करें, सर हम क्या नोटिस करें कि इन तीनों का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो है C5H11 और Cl1। तो ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है तीनों का, इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यही है और इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यही है और इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यही है, तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। तो सर मॉलिक्यूलर मास के बेसिस पे तो हम बॉइलिंग पॉइंट बता ही नहीं सकते, जो कि हम पढ़ चुके हैं कि बॉइलिंग पॉइंट सीधा प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर मास के। बट सर यह मॉलिक्यूलर मास ही सेम है तीनों का, तो फिर कैसे बताएंगे? फिर हम बताएंगे ब्रांचिंग के बेसिस पे। सर ब्रांचिंग के बेसिस पे कैसे? कि बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ब्रांचिंग के। इसका मतलब अगर किसी हाइड्रोकार्बन में ब्रांचिंग बढ़ती है तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, ब्रांचिंग बढ़ेगी तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, ब्रांचिंग कम होगी तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। समझ आया? तो दोनों एक दूसरे के विपरीत चलेंगे। तो आओ ध्यान से देखो, यहां कोई ब्रांचिंग नहीं है, ब्रांचिंग हुई, एक ब्रांच आई, तो इसके कंपैरिजन में इसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया, क्योंकि ब्रांचिंग आई तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया, और ब्रांचिंग हुई और बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया। तो जहां ब्रांचिंग नहीं होगी वहां बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस सिंपल हेलो एल्केन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, उससे कम एक ब्रांच वाले का, और सबसे कम होगा दो ब्रांच वाले का। समझ आया? जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगी बॉइलिंग पॉइंट वैसे वैसे क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, डन है। आप इसे भी एक बार उतार सकते हैं, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट। अगला बच्चों हमारे पास आता है, ये हमने यहां पे पढ़ लिया है, ये वाला देखो। जैसा कि मैंने कहा सिंपल चेन है, बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, फिर यहां एक ब्रांच आ गई इस वाले कार्बन पे तो इसका बॉइलिंग पॉइंट इससे कम है, यहां पे दो तीन ब्रांच आ गई इस वाले कार्बन पे तो इसका बॉइलिंग पॉइंट और भी ज्यादा क्या हो जाएगा? कम, और इसका ज्यादा। तो सबसे कम इसका, उससे ज्यादा इसका, और उससे ज्यादा इसका। समझ आया? तो ये जो सीक्वेंस है ये कैसे चल रहा है? ये हमारा सीक्वेंस कुछ इस तरीके से चल रहा है, इससे इस पे और इससे इस पे। समझ आया? ठीक है, अब ध्यान से समझना, ये वाली पॉइंट यहां खत्म होता है। सेम हेलोजन इंक्रीजिंग ब्रांचिंग गिव द ऑर्डर शो इन द नोट्स। अगर ब्रांचिंग बढ़ेगी तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि ब्रांचिंग बॉइलिंग पॉइंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इस तरीके से हमने ये वाला फिजिकल प्रॉपर्टी भी यहाँ पे खत्म कर लिया है, और अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है बच्चों, आगे हमारे पास आता है नेचर ऑफ CX बॉन्ड, जो कि हम पढ़ चुके हैं, वैसे तो बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं।
ध्यान से समझना। अगर मैं बात करता हूं CX बॉन्ड की, तो CX बॉन्ड एक पोलर बॉन्ड होता है। CX बॉन्ड कैसा बॉन्ड होता है? पोलर बॉन्ड होता है। कैसा बॉन्ड होता है? पोलर। पोलर बॉन्ड क्यों होता है? क्योंकि हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है कार्बन से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से ऐसा होता है। अब बात करते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी मतलब आप बॉन्ड ब्रेक कर रहे हो, तो जो बॉन्ड ब्रेक करोगे उसमें कितनी ज्यादा एनर्जी लगेगी। जो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा उसको ब्रेक करने के लिए उतनी ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी। तो कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है? शुरुआत में ही पढ़ चुके हैं कि फ्लोरो CF वाला बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और सबसे कम CI वाला बॉन्ड होता है। यस या नो? तो इसीलिए इसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी। CCl थोड़ा वीक है, कम एनर्जी। CBr और भी कम एनर्जी। और CI को तोड़ने के लिए, ब्रेक करने के लिए सबसे कम एनर्जी चाहिए होगी। तो सबसे ज्यादा CF को चाहिए, इसलिए ये इसका क्या आ गया? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑर्डर आ गया। यस या नो? रिएक्टिविटी भी हम पढ़ चुके हैं। जो बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो जाएगा, जो बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो जाएगा उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। तो CF वाला बॉन्ड आसानी से ब्रेक नहीं होगा, इसलिए ज्यादा रिएक्टिव है CCl, क्योंकि आसानी से ब्रेक हो जाएगा CF के कंपैरिजन में। CCl के कंपैरिजन में CBr आसानी से ब्रेक हो जाएगा, तो ये और भी ज्यादा रिएक्टिव है। ये मतलब RI और भी ज्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि ये और भी आसानी से ब्रेक हो जाएगा। तो क्या समझ में आया कि आयोडो एल्केन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा और फ्लोरो एल्केन सबसे कम रिएक्टिव होगा, लेस रिएक्टिव होगा। डन है? Therefore, iodoalkane is the most reactive in the substitution sequence given, because जो आयोडोएल्केन का जो CI बॉन्ड है वो लेस मतलब सबसे कम स्ट्रॉन्ग या वीकर बॉन्ड होता है। कैसा बॉन्ड होता है? वीक बॉन्ड होता है। ये बॉन्ड कैसा है? वीक बॉन्ड है। डन है? नेक्स्ट, अब ये वाली पॉइंट यहाँ खत्म होते हैं और अब हमारे पास बच्चों आता है हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बट आज की क्लास में तो हमने 40-50 मिनट पूरा फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ने में ही निकाल दिया है। तो अब जाना पड़ेगा हमें, अब आपसे नेक्स्ट क्लास में ही मिल सकते हैं। तो आज की क्लास को बच्चों यहीं पे एंड करेंगे और आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, बिकॉज आज की क्लास में हमने पढ़ लिया है फिजिकल प्रॉपर्टी खत्म। एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसमें हम दो तरीके के मेन मैकेनिज्म पढ़ेंगे, वो है SN1 और SN2। ठीक है बच्चों? तो चलिए डन करते हैं आज की क्लास को। जय हिंद, जय भारत।